जेल की डेथ रो वार्ड में, जहां लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं, एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। ये कोई नहीं सोच सकता था। उसके पास न पिता था, न कोई विशेषज्ञ डॉक्टर, और न ही इंदा रहने की कोई गुहार। बस एक महिला थी जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और उसने ऐसे बच्चे को जन्म देने का ऐसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन को सिर सही और लत के नरिये से देखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि घोर अंधेरे में भी कोई माँ बनना चुन सकता है। अगर आप यहाँ तक पा रहे हैं तो मैं आपसे नीचे एक टिप्पणी छोड़ने का आग्रह करता हूँ, ताकि आप मेरे साथ इस कहानी के अंत तक चल सकें। यह कहानी आत्मा की सुंदरता चैनल पर सुनाई जा रही है। हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस शाम आसमान एक भारी गीले कपड़े के पर्दे की तरह धूसर था, जो प्रांतीय पीपुल्स कोर्ट के पूरे पिछवाड़े पर छाया हुआ था। अक्टूबर की हवा ठंडे गलियारों से गुर रही थी। पुराने लोहे के कूड़ेदान के पास बचे हुए परीक्षण रिकॉर्ड के लाल स्याही से सने कागज के टुकड़ों को उघा रही थी। हल्के भूरे नीले रंग की जेल की वर्दी पहने महिला धीरे धीरे अदालत के दरवाजे से घुरी। उसके हाथ पेट के सामने बंधे थे, सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन उसकी रीछ सीधी थी। 38 वर्षीय रानी देवी, जो कभी होशियारपुर प्रांतीय सामान्य अस्पताल में मुख्य नर्स थी, अब वह महिला नहीं थी जिनका पूरा विभाग सम्मान करता था, जिनकी आंखें कभी चमकीली थीं और जिनकी हल्की मुस्कान मरीजों को सुकून देती थी। अब वह एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या करने वाली थीं। एक सच्ची मौत की सज्जा पाने वाली ऐदी जो अपनी आखिरी पुकार का इंतजार कर रही थी। अदालत में रिश्तेदारों के लिए आरक्षित सीटों पर कोई नहीं बैठा था, और बाहर भी कोई इंतजार नहीं कर रहा था। रानी की इकलौती बेटी, जो उसे बिना शर्त मां कह सकती थी, को प्रारंभिक जांच के तुरंत बाद प्रांत से बाहर भेज दिया गया था। ऐसा नहरत या शर्म के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह सिर्फ 11 साल की थी और उसने पहले ही बहुत कुछ देख लिया था जो उसे जीवन भर नहीं जानना चाहिए था। रानी को अपने पति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उसका पति, वह आदमी जो कभी बहुत सलीकेदार लगता था, जिसने पहली मुलाकात पर उसे फूल दिए थे, जिसने कहा था कि वह माँ और बेटी दोनों से प्यार करेगा, उनके साथ रहने के बाद माँ और बेटी दोनों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया था। रानी को पहले विश्वास था कि दूसरी शादी एक नया मौका है। अकेलेपन के वर्षों, काम के साथ संघर्ष और एक छोटे बच्चे के पालन पोषण के बाद जीवन का एक देर से मिला इनाम, लेकिन वह लत थी। शादी के कुछ महीनों के बाद उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया। नियंत्रण, ईर्ष्या, अपमान और कई बार हाथ उठाना। रानी ने कमोरी के कारण नहीं, बल्कि यह विश्वास करते हुए सहा कि वह अपनी बेटी को चोट से बचा सकती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कुछ घाव त्वचा पर नहीं, बल्कि गहरी चुप्पी में होते हैं। 2 साल बाद उसकी बेटी बदलने लगी, कम बोलने लगी, आसानी से चौंक जाती थी और अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। एक रात उसे तेज बुखार हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रसूति एवं बाल रोग विशेषज्ञ ने योनि में चोट के निशान पाए। रानी सन्न रह गई। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिवाय एक फुसफुसाहट के, मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे उस अंकल से दोबारा मत मिलाना। रानी के पास कोई सबूत नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई गवाह नहीं था। उसने सिर्फ पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन पति ने सभी आरोपों से इनकार किया, यह आरोप लगाते हुए कि बच्ची ने शरारत की थी या उसके सहपाठियों के कारण ऐसा हुआ था, और फिर सबूतों के अभाव में गाइल बंद कर दी गई। रानी एक बार फिर मर गई। इस बार अंदर से। वह काम पर जाती रही, बच्चे की देखभाल करती रही,
चुपचाप रहती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस दिन से उसके अंदर माही की कोई अवधारणा नहीं बची। और एक शाम रात के खाने के बाद जब वह आदमी नशे में सोए पर गिरा पड़ा था और उसने कहा, तुम्हारी बेटी पागल है, अगर तुम उसे नहीं सिखा सकती तो मैं सिखा दूंगा। रानी रसोई में गई। 25 सेंटीमीटर लंबा स्टेनलेस स्टील का चाकू उठाया जो आमतौर पर छोटी सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया। वह चीखी नहीं, रोई नहीं, बस ऊन था, बहुत सारा ऊन। जब पड़ोसियों ने शोर सुना और दौड़े आए तो रानी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, पुलिस को बुलाओ, मैंने उसे मार डाला है। मुकदमा तेजी से चला। अभियोजन पक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक सोची समझी हत्या थी, तैयारी के साथ, एक तेज हथियार के साथ, और शिकार ने कोई विरोध नहीं किया। रानी का कोई अपना वकील नहीं था, सिर्फ एक अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था और उसने सिवाय शुष्क कानूनी तर्कों के कुछ नहीं कहा। रानी ने कोई सहाय नहीं दी, नहीं साह कम करने की गुहार लगाई। उसने सिर्फ अपना सिर झुकाकर साह सुनी और चुपचाप अदालत से चली गई, जैसे कि यह मौत की साह नहीं बल्कि एक परीक्षा का परिणाम था जिसका स्कोर उसे पहले से पता था। मुकदमे के बाद उसे सीधे रोहिणी जेल भेज दिया गया, जहां महिला मृत्युदंड के कैदियों के लिए एक विशेष एकांत कारावास ब्लॉक नंबर 9 था। वहां हर दरवाजे पर 3 ताले थे। हर कोठरी सिर एक व्यक्ति के लेटने, खाहे होने और बैठने के लिए काही थी, लेकिन विश्वास के लिए कोई जगह नहीं थी। हर मृत्युदंड के कैदी का अपना नाम था, लेकिन रानी ने किसी भी उपनाम से इनकार कर दिया। जेल में प्रवेश करते समय उसने सिर्फ एक अनुरोध किया, मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई पत्र नहीं चाहिए और मैं कोई पत्र लिखना भी नहीं चाहती। मैं यहाँ सिर्फ इंतहार करने के लिए हूँ। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी और किसी ने उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं किया। जेल के अधिकारी अक्सर एक दूसरे से कहते थे, कुछ कैदी अपने चारों ओर कंक्रीट की तरह होते हैं, कोई उन्हें हिला नहीं सकता, कोई उन्हें छू नहीं सकता, और रानी देवी उनमें से एक थीं। दिन आमोशी से गुजरते थे, रातें भी आमोश रहती थीं। किसी ने उसे मुस्कुराते नहीं देखा, न ही किसी ने उसे रोते देखा। सिर्फ एक बार एक युवा महिला गार्ड ने बताया कि उसने रानी को आधी रात को अपनी कोठरी के वेंटिलेशन गेट पर खड़ा देखा। उसके हाथ दीवार पर थे और उसका मुंह कुछ फुसफुसा रहा था जो सुना नहीं जा सकता था। शायद यह एक नाम था, शायद माँ, या शायद मेरी बच्ची। लेकिन जब अगली सुबह पूछा गया तो रानी ने सिर्फ जवाब दिया, मैं नींद में बब्बा रही थी। और फिर जेल में 9वें महीने में जब सब कुछ इंतहार में जम गया था, रानी आधी रात को अपनी कोठरी में बेहोश हो गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो उसकी धड़कन कमजोर थी, होंठ नीले थे और रक्तचाप बहुत कम था। लेकिन जिसने पूरी मेडिकल टीम को चौंका दिया वह उसकी नैदानिक स्थिति नहीं थी, बल्कि उसके तुरंत बाद अल्ट्रासाउंड का परिणाम था। एक स्थिर गर्भ थैली, एक भ्रूण की धड़कन के साथ 16 हफ्ते। रानी गर्भवती थी। उस समय मेडिकल रूम में एक सवाल गूंजा, छोटा लेकिन ठंडा। पूरी तरह से एकांत कारावास में एक मौत की सस्सा पाने वाली कैदी गर्भवती कैसे हो सकती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ रानी बेहोश रही। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसके पेट पर टिका हुआ था, जैसे कि वह बच्चा ही दुनिया में एकमात्र चीज थी जो उसे जीवित रखे हुए थी। और इस तरह एक सज्जा जो बंद हो चुकी थी, अचानक एक और दरवाजा खोल दिया। एक दरवाजा जो छानबीन, संदेह और एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाता था
जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह 2 एकांत कोठरियों के बीच 2 हाथ की चौड़ाई से भी कम एक छोटे से हवा के झरोखे से लिखा गया था। ब्लॉक नंबर 9 महिला एकांत कारावास विंग के अंत में स्थित था, जहां प्राकृतिक प्रकाश कभी भी एक दरार से भी नहीं पहुंचता था। दीवारें 4 परतों वाली ठोस ईंटों, अंदर और बाहर 2 परतों वाले लोहे से बनी थीं। कोई खिड़की नहीं थी। सिर्फ छत के पास एक चौकोर छेद था, जिसमें अटूट शीशा और एक न हटाने योग्य लोहे की जाली लगी थी। यह उन लोगों के लिए आरक्षित जगह थी जो पहले ही मौत की दहली पर एक दम रख चुके थे और खामोशी से अपनी हर सांस गिन रहे थे। रानी की कोठरी का दरवाज़ा एक ठोस लोहे का दरवाज़ा था, जिसमें 3 स्तरीय यांत्रिक ताला और बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक ताला था। हर बार इसे खोलने के लिए 3 अधिकारियों को एक साथ पुष्टि करनी पड़ती थी और हस्ताक्षर करने पड़ते थे। हर बार जब यह बंद होता था तो लोहे के टकराने की आवाज़ एक भारी गूंज पैदा करती थी, जैसे कि यह आशा की आखिरी चिंगारी को भी कुचल रही हो। कमरे में कोई लकड़ी का बिस्तर नहीं था। सिर दीवार के साथ एक सीमेंट का चबूतरा था। इसके ऊपर एक पुरानी चटाई बिछी थी। कंबल मौसम के अनुसार साल में 2 बार नए दिए जाते थे। उसे एक सेट जेल की वर्दी और 3 सेट साधारण कप्पे दिए गए थे। पैरों के नीचे बिना ढक्कन वाले प्लास्टिक के डिब्बे में करीने से रखे हुए थे। एकांत कारावास के प्रत्येक कैदी को समय पर 3 भोजन दिए जाते थे। भोजन मुख्य दरवाजे के नीचे एक छोटे से उद्घाटन के माध्यम से दिया जाता था। कमरे के कोने के सामने लगे कैमरे से 24/7 निगरानी की जाती थी, जिसमें कोई अंधा स्थान नहीं होता था। उसके हर हरकत को रिकॉर्ड किया जाता था। जब वह शौचालय जाने के लिए उठती थी, तब से लेकर आधी रात को करवट बदलने तक, गलियारे में बाहर निकलने का समय, हर दिन 15 मिनट 2 महिला अधिकारियों की निगरानी में। किसी से बात नहीं करना, किसी को नहीं देखना, जब तक पूछा न जाए तब तक बोलना नहीं। मृत्युदंड के कैदियों को मुलाकात की अनुमति नहीं थी। कोई सीधा गार्ड नहीं था। सिर्फ महिलाएं हर 8 घंटे में शिफ्ट बदलती थीं और हर हफ्ते लोग बदलते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई लंबा संपर्क न हो। ड्यूटी पर मौजूद अधीक्षक के आदेश के बिना किसी को भी कोठरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एकांत कारावास क्षेत्र में हर दम एक दोहराव वाली भयानक आवाज़ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़, खट खट खट। जिस दिन से रानी देवी को यहाँ स्थानांतरित किया गया था, वह ठीक नियमों के अनुसार रहती थी। साबुन और टूथब्रश के अलावा कोई मांग नहीं, कोई अतिरिक्त अनुरोध नहीं। कभी नहीं पूछा कि मुझे कब बाहर जाने दिया जाएगा। कोई परेशानी नहीं। तलाशी के दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं। सर्दियों की रातों में बहुत ज़्यादा ठंड होने पर या गर्मियों की दोपहर में दम घुटने वाली गर्मी होने पर कोई शिकायत नहीं। एक बार एक नए अधिकारी ने रानी को गीले तौलिए से चुपचाप रश सा करते देखा और कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने सा करने के लिए नहीं कहा। रानी ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें गीली नहीं थीं। उसकी आवाज़ भी कठोर नहीं थी। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन मैं इस नमी की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर वह सा करती रही, जैसे कि यह एकमात्र काम था जो उसे जीवित महसूस कराता था। हर शाम वह बाईं ओर के कोने में अपनी पीठ टिकाकर बैठती थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ होता था और उसके हाथ उसके निचले पेट पर होते थे। गर्भवती होने के कारण नहीं, उस समय किसी को यह नहीं पता था। यह सिर्फ एक महिला की आदत थी, एक बेहोश इशारा जो कभी माँ थी। सिर्फ एक बार लोगों ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। जब एक अधीक्षक ने अनजाने में इस बारे में मुहाक किया कि जेल का खाना सामान्य से ज़्यादा नमकीन क्यों है, रानी धीरे से मुस्कुराई। उसी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे याद आया कि उसने एक बार अपनी बेटी के लिए पालक का सूप बनाया था और बच्ची ने मुंह बनाया था। माँ,
यह बहुत नमकीन है। क्या तुम किसी बात से नाराज़ हो? जब वह याद आई तो वह बहुत धीरे से मुस्कुराई और फिर तुरंत रुक गई, जैसे कि उसे डर हो कि वह गुद को याद करते हुए, भावनाएं महसूस करते हुए पक लेगी। एकांत कारावास में 9वें महीने में, जब सब कुछ विस्मृति के शून्य में समा गया था, एक घटना हुई। यह तीसरी रात थी। मौसम अचानक ठंडा हो गया। तापमान 17 डिग्री तक गिर गया। ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी ने कैमरा मॉनिटर में देखा और देखा कि रानी खजी हुई एक पल के लिए लखा और फिर सीमेंट के गर्ज पर गिर गई। उसका सिर बिस्तर के किनारे से टकराया और ऊन की एक छोटी सी लकीर फैल गई। 20 सेकंड के भीतर एक चिकित्सा चेतावनी जारी की गई। कोठरी का दरवाज़ा सही प्रक्रिया के अनुसार खोला गया। 3 लोगों ने पुष्टि की, लॉगबुक में दर्ज किया और ताला सील कर दिया। जब डॉक्टर पहुंचे तो रानी बेहोश पई थी। उसके होंठ नीले थे और उसका दाहिना हाथ अभी भी स्वाभाविक रूप से उसके पेट को कसकर पके हुए था। किसी ने कुछ भी अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ यह सोचा कि उसे निम्न रक्तचाप, मस्तिष्क में ऊन की कमी या किसी दवा की प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन जब अंतःशिरा तरल पदार्थ प्रभावी नहीं हुए तो डॉक्टर ने उसे आगे की जांच के लिए जेल के मेडिकल रूम में ले जाने का निर्देश दिया। आंतरिक रक्तस्राव से इनकार करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया गया और ठीक उसी समय पुराने अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक स्पष्ट, अचूक छवि दिखाई दी। एक गर्भ थैली, एक मजबूत भ्रूण की ढक्कन के साथ, 16 सप्ताह का गर्भ। मेडिकल रूम में 3 लोग एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सबसे पहले एकदम पीछे हटे। अधीक्षक को बुलाने के लिए फोन उठाया। उनकी आंखें अभी भी स्क्रीन से नहीं हटी। यह असंभव है, उन्होंने दोहराया। अगली सुबह एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अधीक्षक से लेकर तकनीकी टीम, कैमरा टीम और रसद विभाग तक सभी मौजूद थे। मेज पर अल्ट्रासाउंड की 2 प्रतियां, एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और सेल नंबर 9 के कैमरे से 90 दिनों की छवि निकासी आइलें थीं। रानी के अनधिकृत रूप से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। किसी भी पुरुष अधिकारी को संपर्क के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। कोई सिस्टम त्रुटि नहीं थी, कोई चूक नहीं थी। हर प्रक्रिया सही थी। इतनी सा कि यह असंवेदनशील थी। वह गर्भवती कैसे हुई? अधीक्षक शर्मा की आवाज़ पत्थर से तराशी हुई लग रही थी। वह चिल्लाया नहीं, मैं नहीं पीटा। सिर्फ एक सवाल पूछा, बिना पलक झपकाए। किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ नहरें मिलीं। किसी ने छद्म गर्भधारण या पहले से मौजूद गर्भधारण के बारे में एक परिकल्पना का सुझाव दिया जिसका किसी ने पता नहीं लगाया था। लेकिन जेल में प्रवेश के रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच की गई थी। रानी जेल में प्रवेश करते समय गर्भवती नहीं थी, बिल्कुल नहीं, असंभव। जबकि आंतरिक टीमें जांच करने हर दिन, हर मिनट, हर विभाग की छानबीन करने के लिए बोंट गईं। रानी होश में आ गई जब डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम गर्भवती हो? रानी ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे पूछा, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया? रानी ने अपना सिर हिलाया। बच्चे का पिता कौन है? वह चुप रही। क्या तुमने यह गुद किया? उसने फुसफुसाया। मैं अकेली थी। और फिर खामोशी, एक और शब्द नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक जो ही आंखें जो सीधे देख रही थीं, लेकिन इतनी गहरी थीं कि देखने वाले को कंपकंपी छूट जाती थी। किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जो एक बार मर चुका था, भागने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में एक आखिरी अधूरा काम करने के लिए फिर से जी उठा था। जिस दिन रानी देवी ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, उस दिन सीन की पहली बारिश हुई।
उस साल की सबसे भारी बारिश जिसने पूरे प्रसूति अस्पताल परिसर को साजेद कर दिया। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ, सिर 2, 4 किलो का। वह कमोर रोया, लेकिन उसकी आंखें अपनी मां को देखने के लिए चौही थीं, जैसे एक बीज जीवन के पहले तूफान के बीच झें जमाने की कोशिश कर रहा हो। रानी ने अपनी बेटी का नाम मीना रखा, एक नाम जिसे उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लेने पर एक छोटे सूती तौलिए के कोने पर गुद लिखा था। उसने बच्चे को अकेले जन्म दिया। उसके साथ कोई रिश्तेदार नहीं था। बच्चे का कोई पिता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मीना के पिता एक रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनसे रानी अपनी इंटर्नशिप के दौरान मिली थी। एक छोटा बिना नाम का रिश्ता जो बिना विदाई के एक ओन कॉल के साथ समाप्त हो गया। 23 साल की उम्र से रानी ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की, एक नर्स के रूप में काम करते हुए और अतिरिक्त पेशेवर प्रशिक्षण लेते हुए हमेशा अपने विभाग में कौशल परीक्षणों में शीर्ष पर रही। बच्चा अपनी माँ की बाहों में पला स्वस्थ और कम रोता था। कभी कभी रानी के गाल पर हाथ फेरने से ही वह शांत हो जाती थी, जैसे कि वह समझती हो कि उसकी माँ थकी हुई है। वे दूसरी मंजिल पर एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जो एक भीभा वाली गली की ओर देखता था। हर शाम जब रानी अस्पताल से लौटती थी तो मीना दरवाजे पर दौड़ती थी, मुस्कुराती थी और कहती थी, माँ, आज मैंने अक्षर सीखा। उन वर्षों में कठिनाइयों के बावजूद रानी का मानना था कि यह एक सरल पूर्ण उशी थी, एक ऐसी उशी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इसके लायक है। जिस साल रानी 32 साल की हुई, उसकी चचेरी बहन ने उसे खन्ना नाम के एक आदमी से मिलवाया। वह उससे 5 साल बड़ा था, सलीकेदार दिखता था और एक खाद्य वितरण कंपनी में गोदाम प्रबंधक था। पहली कोई आधी रात के संदेश, हर सुबह अस्पताल भेजे जाने वाले गुलदस्ते। खन्ना जानता था कि किसी को कैसे प्रभावित करना है। वह यह भी जानता था कि एक घायल महिला का विश्वास कैसे जीता जाए। पर्याप्त दयालुता के साथ, सही समय पर देखभाल के साथ और बिना सत्यापन के वादों के साथ उन्होंने पहली मुलाकात के 6 महीने बाद शादी कर ली। कोई भव्य शादी की पार्टी नहीं, सिर्फ एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक साधारण मिलन समारोह। रानी उपनगरों में एक 4 कमरे वाले घर में खन्ना के साथ रहने चली गई। मीना, जो उस समय 8 साल की थी, दुबली लेकिन थी। शुरुआती दिनों में खन्ना ने बच्ची के प्रति बहुत प्यार दिखाया। अक्सर उसे स्कूल ले जाता, स्नैक्स खरीदता, उसे छोटी राजकुमारी कहता। रानी ने यह देखा और मन ही मन गुश हुई, यह मानते हुए कि वह फिर से शुरुआत कर सकती है। लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। खन्ना धीरे धीरे रानी को नियंत्रित करने लगा। पूछता कि वह कहाँ जाती है, किससे बात करती है। उसे हर शाम समय पर घर आना पड़ता था। रात 9 बजे के बाद फोन पर बात करने की इजाज़त नहीं थी। एक बार सिर्फ इसलिए कि रानी ने एक युवा डॉक्टर को रात की पाली में गायलें लाने में मदद की, खन्ना ने गुस्से में ओन को मेज पर पटक दिया और कहा कि वह नहीं जानती कि अपने पति की ईद कैसे रखनी है। रानी ने शुरू में सोचा कि यह मर्दाना स्वभाव है, पितृसत्तात्मक आदत है, कुछ ऐसा जो बीत जाएगा, लेकिन यह नहीं बीता। यह धीरे धीरे घर के माहौल में एक रंगहीन फफूंद की तरह फैल गया जो हर जगह चिपक गया। मीना भी चुप रहने लगी थी। वह कम बोलती थी, अक्सर शाम को बाथरूम में छिप जाती थी और खिलौने खरीदने पर मुस्कुराती नहीं थी। रानी ने ध्यान दिया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती, सब कुछ बिखर गया। अप्रैल की एक दोपहर मीना को अचानक ते बुखार हो गया। पेट में ते दर्द हुआ
और उसे योनि से रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दिन ड्यूटी पर मौजूद प्रसूति एवं बाल रोग विशेषज्ञ रानी की एक पूर्व सहकर्मी ने उसे एक निजी कमरे में बुलाया, मैं पर निदान रखा और धीरे धीरे हर शब्द कहा। यौन शोषण के संकेत है। रानी खाई नहीं रह सकी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। असंभव। जब वह घर लौटी तो उसने अपनी बेटी से पूछा। मीना रोई लेकिन कुछ नहीं बोली। हर बार जब रानी खन्ना का नाम लेती तो बच्ची सिकुड़ जाती। उसका चेहरा पीला पड़ जाता और वह ऐसे सिर हिलाती जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। रानी ने पुलिस को सूचना दी। वे बयान लेने आए। खन्ना ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि बच्ची स्कूल में गिर गई थी। फिर उसने यौवन को दोष दिया और फिर शरीर की खोज को। कोई सबूत नहीं था, कोई वीर्य के निशान नहीं थे, कोई गवाह नहीं था। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि कार्रवाई के लिए अपर्याप्त आधार थे। फाइल बंद कर दी गई। रानी लगभग पागल हो गई, लेकिन वह चुप रही। उसे समय चाहिए था। उसे शांत रहने की ज़रूरत थी। उसे योजना बनाने की ज़रूरत थी। और फिर जून की एक शाम, जब खन्ना नशे में घर आया, सोए पर गिरा, टीवी को पूरी आवाज़ में चालू किया और कहा, वह लकी उष है। वह ऐसे अभिनय कर रही है जैसे वह निर्दोष है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने उसे मरने नहीं दिया। रानी रसोई में खई थी। उसका हाथ चाकू के हत्थे पर था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, बिना चीखे, बिना चिल्लाए। वह बाहर निकली, चाकू लेकर सीधे कुर्सी पर गई और उसकी गर्दन में एक सांप वार किया। ऊन दीवार पर बारिश की तरह छिक गया। खन्ना बिना एक शब्द कहे फर्श पर गिर गया। वह मुंही और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस को बुलाने के लिए ओन उठाया। मैं रानी देवी हूं। मैंने अभी एक आदमी को मारा है। वह मेरा पति है। मुकदमा 3 महीने बाद हुआ। रानी ने वकील नहीं किया। अदालत ने एक नियुक्त किया, लेकिन उसने बहस नहीं की। अभियोजक ने तर्क दिया। सोची समझी हत्या, हथियार तैयार। अपराध के समय शिकार की ओर से कोई हमला नहीं। जब पूछा गया कि क्या वह कुछ कहना चाहती है, तो रानी ने सिर जवाब दिया, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूं। वह रोई नहीं, कम करने की भीख नहीं मांगी, अपनी बेटी के बारे में बात नहीं की, पीटे जाने की कहानी नहीं बताई और उस बंद कर दी गई शिकायत के बारे में भी नहीं बताया। उसने चुप रहना चुना क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी एक यौन उत्पीड़ित बच्चे की चुप्पी के लिए नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी नहीं। और इसीलिए रानी देवी को मौत की सज़ा सुनाई गई। किसी ने उसके लिए गवाही नहीं दी। कोई भी अदालत में रोने नहीं आया। कोई सेध माला नहीं, कोई दया याचिका नहीं। सिर्फ एक माँ जिसने सब कुछ खो दिया था, अब एक ऐसे कमरे में प्रवेश कर रही थी जिसमें सिर्फ ईंट की दीवारें और उसकी अपनी परछाई थी। जिस दिन से उसे सांस सुनाई गई, रानी देवी ने कभी भी माही के लिए एक भी याचिका नहीं लिखी, कभी किसी से अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी और न ही कभी किसी वकील या रिश्तेदार से उच्च अधिकारियों को दया याचिका भेजने के लिए कहा। उसके लिए जीवन अब ऐसी चीज नहीं थी जिसे पका जा सके, और अगर मौत आती है तो यह सिर्फ उसके पहले से ही टूटे हुए जीवन के बचे हुए सभी चीज़ों को समाप्त करने का अंतिम बिंदु होगा। सीधे तौर पर शामिल गार्ड कहते थे। उसके जैसी मौत की सजा पाने वाली एदी को देखकर पत्थर भी पिघल जाएगा, क्योंकि लगभग 1 साल तक वह एक परछाई की तरह चुपचाप रहती थी। समय पर खाती थी, समय पर नहाती थी, एक भी आलतू शब्द नहीं बोलती थी, एक भी छोटी सी लती नहीं करती थी, और कभी भी साबुन और मौसम बदलने पर 2 पैरासिटामोल की गोलियों के अलावा कुछ नहीं मांगा।
लेकिन वह तंग कोठरी न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके दिमाग को भी हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तो रही थी। कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर वे बहुत लंबे समय तक पूर्ण चुप्पी में रहते हैं तो वे गुद को जीने और अस्तित्व के बीच की धुंध में घुलते हुए पाएंगे। रानी के लिए दर्द उस दिन का इंतजार करने में नहीं था जब उसे फांसी के लिए बुलाया जाएगा। असली दर्द हर रात अपनी बेटी के काल्पनिक रोने को निगलना था। एक रोना जिसे कोई नहीं सुन सकता था, कोई शांत नहीं कर सकता था और कोई उसे माँ कहकर नहीं बुलाता था। पतझ के एक दिन जब होशियारपुर में आसमान धूसर हो रहा था और हवा गलियारे के दरवाहे के दरारों से एक घुटी हुई सांस की तरह सरसराने लगी, रानी ने एक अजीब आवाज़ सुनी। यह अधिकारियों के दमों की आवाज़ नहीं थी, ऐसी आवाज़ें जिनसे वह इतनी परिचित हो गई थी कि वह आंखें बंद करके भी उन्हें पहचान सकती थी। यह आवाज़ हल्की, नरम थी, हर ताल के साथ घिसट रही थी, जैसे कि इसे बनाने वाला व्यक्ति कोई निशान नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रानी निकास वाहिनी के पास छोटे से हवा के झरोखे के करीब खिसक गई। उसने एक युवा, दुबले पतले आदमी की परछाई देखी जिसने फीकी जेल की वर्दी पहनी हुई थी और एक सजाई ट्रॉली खींच रहा था जिसमें तकनीकी कचरे और फेंकी गई सुइयों के बैग थे। वह आदमी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, अपना सिर झुकाकर चुपचाप काम कर रहा था। लेकिन वह जानती थी कि उस पल में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया था और किसी कारण से रानी ने महसूस किया कि उसका दिल एक धक्कन ते हो गया है। कुछ ऐसा जो उसने सोचा था कि उसने पिछले जीवन में पीछे छोड़ दिया है। उस रात वह सो नहीं पाई। उसके दिमाग में विचार एक तने हुए धागे की तरह घूम रहे थे जो ऊन बहने तक खिंच गया था। वह उस आदमी का नाम नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या करता है और नहीं वह जानती थी कि वह वापस आएगा या नहीं। लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानती थी, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो एक बार फिर माँ बनने का उसका आखिरी मौका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसलिए एक नर्स के रूप में उसकी याददाश्त में जो कुछ भी बचा था, जिसने सैकड़ों मेडिकल रिकॉर्ड लिखे थे, उसने एक अधिकारी द्वारा छोए गए सिगरेट के पैकेट के पीछे से काग का एक छोटा सा टुक्का फाड़ दिया। उसने एक बुझी हुई माचिस की तीली के कोयले के कोर का इस्तेमाल करते हुए टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, अगर मैं मरने से पहले एक बार और माँ बन सकी तो मैं शांति से अपनी आंखें बंद कर लूंगी। उसने काग को एक त्रिकोण में मोहा, एक चिकित्सा धागे का एक टुकड़ा जोड़ा, इसे हल्के से बांधा और फिर इसे कमरे के कोने में पुराने पानी के पाइप के नीचे निकास वाहिनी के माध्यम से सावधानी से डाला, जहां एक संकीर्ण मार्ग तकनीकी गलियारे की ओर जाता था, जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी कि कभी भी रेंगने की कोशिश न करे क्योंकि वह बच नहीं पाएगी। वह काग का टुकड़ा एक हस्ताक्षरित वसीयतनामा की तरह था जिसे बिना चांद वाली रात में छोड़ा गया था। रानी को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। यह सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने एक ठंडे महासागर में एक पत्र के साथ एक कांच की बोतल छोई हो, जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि उसके पास अभी भी भेजने के लिए कुछ है। 3 रात बाद रानी निकास वाहिनी के नीचे से बहुत हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनकर जाग गई। वह चुपके से करीब गई। कोई नहीं था, लेकिन दीवार के किनारे एक प्लास्टिक की थैली में लिपटी कोई छोटी नरम चीज थी। उसने उसे खोला। एक छोटा और भी यादा टेढ़ा मेढ़ा जवाब वाला काग का टुकड़ा था जिसमें सिर्फ कुछ शब्द थे, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई अभिवादन नहीं, लेकिन रानी के हाथ उस काग के टुकड़े को पकते हुए हल्के से कांप गए, डर के कारण नहीं,
बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि इस ठंडी जेल में कहीं एक और व्यक्ति था जो उसके अनाम निराशा को समझता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बात को सुन सकता था जो लगभग 1 साल से किसी ने उससे नहीं पूछी थी। वह बात जो उसे मरने के लिए तैयार होने के बावजूद जीवित रखे हुए थी। कुछ दिनों बाद रानी को एक और कागज का टुकड़ा मिला। इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सूखे ऊन का एक हल्का भूरा निशान था। साथ में एक कसकर बंधी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसके अंदर एक छोटी सिरिंज और एक नरम ट्यूब थी। ऐसे उपकरण जिन्हें रानी ने तुरंत प्रजनन प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले के रूप में पहचान लिया। लेकिन यहाँ जेल के बीच में, सख्त निरीक्षण की परतों के बीच, बिना पलक झपकाए कैमरों के बीच, ये चीहें अंदर कैसे आ सकती हैं? रानी नहीं जानती थी, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि वह समझ गई थी हर चीज पर विश्वास करने के लिए एक कारण की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी अंधेरे में प्रकाश की किरण दीपक वाली जगह से नहीं आती है, बल्कि एक ऐसे दिल से आती है जो एक बार फिर से जीने की लालसा रखता है, भले ही सिर्फ जीवन देने के लिए हो। उस आदमी का नाम मनीष था। जैसा कि उसने बाद में जाना, 27 साल का, एक मारपीट के मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए 3 साल की जेल की सज़ा काट रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी जाइल को फिर से देखा तो उन्होंने समझा कि मनीष ने एक सार्वजनिक शौचालय में एक आदमी की जब्बे की हड्डी क्यों तो दी थी, जो उसकी छोटी बहन को दीवार से सटा रहा था। किसी ने उसे नहीं बचाया और किसी ने गवाही नहीं दी। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मनीष ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन मैं उसे फिर से डरने नहीं दे सकता। और यह मनीष ही था जो चुपचाप तकनीकी गलियारे को सान करता था। वह आदमी जो कानून के अनुच्छेदों के बजाय गर्म ऊन के तर्क में विश्वास करता था, ने रानी को एक आखिरी जीवित छी वापस भेजने के लिए चुना, कुछ ऐसा बनाने का अवसर जो उसके दुनिया में कभी मौजूद नहीं था। पहले काग के टुकड़े के बाद के दिनों में रानी और दीवार के दूसरी तर के आदमी ने कुछ और छोटे संदेशों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया, किसी ने अपनी पहचान के बारे में बात नहीं की, और किसी ने एक दूसरे से संक्षिप्त महज शब्दों के अलावा कुछ नहीं पूछा, जैसे अंधेरे में जल्दी में खरोंचे गए निशान। एक बार रानी ने लिखा, क्या तुम मानते हो कि एक मरने वाला व्यक्ति अभी भी कुछ बना सकता है? अगले दिन सुबह काग का टुक्का एक संक्षिप्त उत्तर के साथ लौटा, हाँ, लेकिन तुम्हें वास्तव में फिर से जीना होगा, भले ही सिर्फ एक हिस्से में हो। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कोई दया का शब्द नहीं। और ठीक यही बात रानी को सुकून देती थी, क्योंकि जिस दुनिया में वह रह रही थी, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। उसे आखिरी चीखी क्रूरत एक पकने वाले हाथ की नहीं, बल्कि एक सहमति में सिर हिलाने की थी, ताकि वह अपने तरीके से बाही रास्ते पर चलने का साहस जुटा सके। छठी रात, पहले काग के टुकड़े के भेजे जाने के बाद रानी को एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली मिली जो एक पतले धागे से कसकर बंधी हुई थी और निकास वाहिनी के पीछे वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से डाली गई थी। उसने इसे अंधेरे में खोला। उसके सिर के ऊपर के कैमरे से प्रकाश इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसके हाथ, जिन्होंने 10 से अधिक वर्षों तक एक नर्स के रूप में काम किया था, अंदर की वस्तु को महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थे। एक गाहें सजेद तरल से भरी एक थैली सावधानी से एक छोटी 3 मिलीलीटर की सिरिंज के बगल में रखी गई थी, जिसका सिरा घुमावदार था, इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन अभी भी प्लंजर बरकरार था। साथ में काग के आवरण पर नीली स्याही में लिखे एक वाक्य के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सफल प्रयास, और तुम्हारे पास जीने का एक कारण होगा।
रानी लगभग आधी रात तक चुपचाप बैठी रही। कोई नहीं जानता था कि वह उस समय क्या सोच रही थी। शायद अपनी बेटी के बारे में, वह बच्ची जो लंबी थकाऊ रात की पाली के दौरान उसके कंधे पर सो जाती थी। शायद उसके पहले बच्चे के जन्म के बारे में, जब अस्पताल में दवा की कमी के कारण उसे बिना एनेस्थीसिया के एपिसियोटॉमी करानी पड़ी थी। शायद उस आदमी की आंखों के बारे में जिसने उसे कभी पत्नी कहा था, लेकिन जिसने सब कुछ छीन लिया था। और फिर उसने एक गहरी सांस ली, प्लास्टिक की थैली और सिरिंज को पतले गद्दे के कोर में छिपा दिया, जहां उसने कभी अधूरे, कभी न भेजे गए काग के छोटे टुकड़े रखे थे। इस बार वह लिखेगी नहीं, वह करेगी। और इसलिए ठीक अगली सुबह 1:12 बजे, जिस समय सुरक्षा प्रणाली आमतौर पर शिफ्ट बदलती है, रानी ने प्लास्टिक की थैली खोली, सिरिंज निकाली, थैली से वीर्य निकाला और धीरे धीरे इसे अपने शरीर में इंजेक्ट किया। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। सिर, वृत्ति, उसके पुराने पेशे की यादें और कुछ और जो सबसे बड़ा था, जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता था। पहले प्रयास के बाद वह सो नहीं पाई। ठंडे पसीने ने उसकी शर्ट को गीला कर दिया और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। लेकिन वह रोई नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में डर के लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ एक ही छवि थी, एक बच्चे का जन्म जिसे कोई नहीं जानता था, जिसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, कोई स्वागत नहीं कर रहा था, लेकिन जो फिर भी मौजूद था। अगले 7 रातों तक ठीक उसी समय उसने वही क्रिया दोहराई। हर रात मनीष नियमित रूप से एक नई छोटी थैली भेजता, बिना देरी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। रानी हर इंजेक्शन के बाद हल्के से सेक करने के लिए एक पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती और फिर अपनी करवट पर लेट जाती, अपना हाथ अपने पेट पर रखती, कल्पना करती कि एक जीवन उसके अंदर अपना रास्ता बना रहा है, चाहे वह कितना भी नाजुक क्यों न हो। हर रात वह अपने दिल की हर धड़कन को सुनती और किसी तरह के बदलाव का इंतजार करती। कुछ रातें खून बहता, कुछ रातें दर्द इतना तेज होता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। कुछ रातें वह सिर हार मान लेना चाहती थी, क्योंकि असफलता की भावना उसकी हड्डियों तक समा गई थी। लेकिन रानी ने जारी रखा। कोई आग्रह नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ अकेली, 4 दीवारों, 3 दरवाहों और 2 हाथ की चौड़ाई से भी कम एक छोटे से हवा के झरोखे के बीच वास्तव में अकेली, जिसे वह चुपचाप बचने का रास्ता कहती थी। हर बार जब वह सिरिंज का इस्तेमाल कर लेती तो वह टिप को जला देती, शरीर को लपेट देती और उसे तकनीकी कचरा निपटान के दिन संग्रह की प्रतीक्षा में एक प्लास्टिक ट्यूब के कोर में डाल देती। कोई नहीं जानता था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों को शक नहीं हुआ, कैमरा इसे रिकॉर्ड नहीं कर सका। वह सख्त नियंत्रित प्रणाली नियमित रूप से काम करती रही, बिना यह पता लगाए कि मृत्युदंड के कैदियों के केंद्र में कोई जीवन बनाने की कोशिश कर रहा था। खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पीछे छोड़ने के लिए। एक आविरी दयालुता। 8वें दिन रानी ने इसे और नहीं किया। वह बहुत देर तक दीवार के किनारे बैठी रही, अपने घुटनों को पके हुए। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे उन्होंने कभी पानी न जाना हो। उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, न ही कोई निराशा। सिर्फ ये एहसास था कि उसने वह सब कुछ कर लिया है जो वह कर सकती थी। यह काजी था। अगला हाथा आमोशी से गुर गया। मनीष ने और कुछ नहीं भेजा। उसने भी जवाब नहीं दिया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। किसी ने उस नाहुक आमोशी को नहीं तोहा। जैसे कि 2 लोगों के बीच एक अदृश्य समझौता हो
जो अपने जीवन के अंत की ओर विपरीत दिशाओं में चल रहे हों, प्रत्येक अपने कारण से, लेकिन दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ एक बार अगर ये सफल होता है तो वे आली हाथ नहीं मरेंगे। और फिर 3 हफ्ते बाद रानी ने अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। पहले हर सुबह हल्की मतली, फिर थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, ऐसे लक्षण जिनसे वह एक प्रसूति नर्स के रूप में अपने समय से अपरिचित नहीं थी। उसने अपनी नब उधली, दिनों की गिनती की, और जब उसका मासिक धर्म नहीं आया तो वह जान गई कि वह अपने अंदर एक जीवन का बीज ले रही है। कोई नहीं जानता था, किसी को पता नहीं चलना था, सिवाय 2 लोगों के, भेजने वाले और पाने वाले, एक बिना काग के, बिना निशान के समझौते के, कोई गवाह नहीं। लेकिन यह एकमात्र चीज थी जिसने वास्तव में रानी को एक अर्थहीन मौत से बचाया। 3 हफ्ते बाद आगरी रात रानी ने अलग महसूस करना शुरू कर दिया। पहले कंधे में दर्द हुआ, जिसे उसने लत मुद्रा में सोने के कारण माना। फिर मतली की एक अस्पष्ट भावना, हर बार जब उसे छोटे दरवाजे से दिए गए भोजन की गंध आती थी तो वह शिकायत नहीं करती थी, चिकित्सा की रिपोर्ट नहीं करती थी और इसे दैनिक स्वास्थ्य लॉग में दर्ज नहीं करती थी। उसने सिर्फ उस आखिरी दिन को याद किया जब उसने यह किया था, एक आमोश मील के पत्थर के रूप में, जिसे सिर्फ वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। हर सुबह जब छत की रोशनी सूरज की रोशनी की जगह लेती थी, जो कभी अंदर नहीं आती थी, रानी बहुत धीरे धीरे बैठती, सीमेंट के तकिए पर अपना हाथ रखती, गहरी सांस लेती और अपने पेट को हल्के से छूती, एक तरह से जिसे किसी ने नहीं सिखाया था, कोई किताब नहीं बताती थी। 4 हफ्ते तक लक्षण स्पष्ट हो गए। थकान, सूखी उबकाई, शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ना और फिर तेजी से गिरना, हल्की आंखों की सूजन, और विशेष रूप से जब भी रानी अपनी बाईं करवट पर लेटती तो उसके निचले पेट में हल्का दर्द होता। एक ऐसे कमरे में जहां लोग सिर मरने का इंतजार करते थे। हर जैविक परिवर्तन अजीब लगता था, लेकिन रानी जानती थी, वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने अस्पताल में सैकड़ों गर्भधारण के मामलों को देखा था, दर्जनों चिंतित गर्भवती माताओं को कमोर गर्भ के कारण सांत्वना दी थी, और जब मशीनें खराब हो जाती थीं तो भ्रूण की हृदय गति की जांच करने के लिए दूसरों के पेट पर हाथ रखा था। अब अपने शरीर के साथ रानी को किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि एक छोटा सा जीवन चुपचाप धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर रहा है। 4 दीवारों, 3 तालों, 2 नियमित जांचों के बावजूद जिसमें कुछ भी पता नहीं चला, और एक और दिल जो उसका नहीं था, उसकी छाती में एक पौधे के बीज की तरह धकना शुरू हो गया था, जो एक बंजर चट्टानी मीन के बीच झें जमा रहा था। लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। 35वीं रात तक, जब रानी आधी रात के करीब अपनी कोठरी के गर्श पर गिर गई, सुरक्षा कैमरे ने उसे चटाई से उठते, 2 दम चलते, फिर रुकते, अपना पेट पकते और फिर घुटनों के बल गिरते हुए उसका सिर दीवार के किनारे से ओर से टकराते हुए रिकॉर्ड किया। निगरानी कक्ष में एक चेतावनी की आवाज गूंज उठी। 3 मिनट के भीतर एक आंतरिक आपातकालीन टीम भेजी गई। आपातकालीन प्रक्रिया के साथ दरवाजा खोला गया। 3 लोगों ने पुष्टि की, एक ने रिपोर्ट लिखी और एक ने सील खोली। रानी को एक स्ट्रेचर पर रखा गया। उसका शरीर ढीला था, होंठ पीले थे, नब धीमी थी। उसका दाहिना हाथ अभी भी उसके निचले पेट को कसकर पके हुए था, जैसे कि वह बेहोश होने पर भी एक माँ की सबसे गहरी सहज वृत्ति से किसी छींक की रक्षा करना चाहती हो।
उस दिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कैप्टन सिंह थे, जिन्होंने शिविर में दर्जनों हर फ्रैक्चर और यहाँ तक कि स्ट्रोक के मामलों को संभाला था। लेकिन जब उन्होंने रानी के पेट पर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा तो कोई भी उस छी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था जो वह देखने वाले थे। एक बहुत ही परिचित छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अचूक एक गर्भ थैली, एक नियमित हृदय गति, लगभग 16 सप्ताह का गर्भ। एक पल के लिए पूरा मेडिकल रूम आमोशी में डूब गया। कोई हिला नहीं, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। भावना के कारण नहीं, बल्कि पूर्ण आश्चर्य के कारण। 16 सप्ताह के गर्भ का मतलब था कि यह लगभग 4 महीने पहले बना था। इसका मतलब था कि उस पूरे समय में एक पूरी तरह से एकांत मौत की सजा पाने वाली ऐदी गर्भवती थी और किसी को पता नहीं था। किसी भी नर्स ने इसका पता नहीं लगाया, किसी भी जांच में इसका पता नहीं चला। दैनिक चिकित्सा लॉग में कोई लक्षण दर्ज नहीं किए गए थे। यह बर तुरंत जेल अधीक्षक के कार्यालय को दी गई। 12 घंटे से भी कम समय के बाद दूसरी मंजिल के मीटिंग रूम में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अधीक्षक कुमार, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 3000 ऐदियों का प्रबंधन किया था, अपने सामने अल्ट्रासाउंड प्रिंटआउट के सामने बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आवाज़ नीचे ते और भावहीन थी। कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं। किसी पुरुष अधिकारी को महिला मृत्युदंड विंग में नियुक्त नहीं किया गया था। 3 स्तरीय दरवाजे के ताले, 24 घंटे की कैमरा निगरानी, भोजन लॉग, चिकित्सा, दरवाजा खोलना, जांच, सब कुछ सही था। तो वह गर्भवती कैसे हुई? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी रात एक आंतरिक जांच दल का गठन किया गया। टीम में तकनीकी सुरक्षा, रसद, चिकित्सा, कैमरा निगरानी और कानूनी विभाग के 2 लोगों के प्रमुख शामिल थे। 24 घंटे के भीतर एकांत कारावास क्षेत्र के 90 दिनों के पूरे कैमरा डेटा को निकाला गया। सभी दरवाजे के ताले, भोजन वितरण, दवा आपूर्ति, व्यक्तिगत वस्तुओं के वितरण और चिकित्सा परीक्षाओं के लॉग की एक एक पंक्ति की जांच की गई। कुछ भी नहीं मिला, एक भी लत्ती नहीं। सब कुछ सा था, इतना सा कि यह डरावना था। जांच के तीसरे दिन तक, जब हुई नाम के एक तकनीशियन महिला सेल्विंग के पीछे तकनीकी कमरे में वेंटिलेशन सिस्टम की जांच कर रहा था, तो उसने एक छोटा सा विवरण देखा। सेल नंबर 9 के एयर इल्टर स्क्रीन पर, जहां रानी रहती थी, एक खुला प्लास्टिक का टुकड़ा किनारे पर फांसा हुआ था। इसके अलावा पुरानी एयर डक्ट के नीचे उसे एक छोटी सी वस्तु मिली, एक टूटी हुई सिरिंज जो समय के साथ सूखे हुए गाहें सफेद तरल की एक परत से ढकी हुई थी। पहले तो यह सोचा गया कि यह मरम्मत के काम से बचा हुआ तकनीकी कचरा है, लेकिन जब डिहाइन ब्लूप्रिंट से तुलना की गई तो उन्होंने पाया कि स्क्रीन का यह खंड तकनीकी क्षेत्र से जू सकता है, जहां पुरुष ऐदियों ने एक बार आपूर्ति और उपकरणों के लिए गोदाम को साज करने में मदद की थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीटिंग रूम में माहौल सबूत के मेज पर रखे जाने के बाद घना हो गया। उन लोगों के बीच एक नग्न का आदान प्रदान हुआ, जिन्होंने कभी सोचा था कि वे सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एक नहर जो आरोप नहीं लगाती थी, बल्कि विश्वास करने के लिए मजबूर करती थी। सभी के दिमाग में एक आमोश सवाल गूंज उठा। क्या जीवन एक ऐसी दरार से अंदर आ गया था जिसे हम नहीं देख सकते थे? जब तकनीकी कर्मचारियों ने टूटी हुई सिरिंज और सूखे तरल से स्नेह प्लास्टिक के टुकड़े को सौंपा, तो प्रयोगशाला के परिणामों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रोहिणी जेल के प्रशासन को पता था कि उनके नियंत्रण के दायरे से बाहर कुछ वास्तव में हुआ है, कुछ ऐसा जो
ऐदी प्रबंधन की पाठ्यपुस्तकों में नहीं लिखा गया था, जो पुलिस मंत्रालय के परिपत्रों में नहीं था और जिसे उल्लंघन, लापरवाही या पर्यवेक्षण की कमी जैसे शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता था। खोज के सिर्फ 3 घंटे के भीतर ऐदी मनीष कुमार को तकनीकी क्षेत्र से काम के कमरे नंबर 3 में लाया गया, जहां आमतौर पर विशेष पूछताछ होती थी। वह 2 सुरक्षा अधिकारियों के सामने बैठा, उसके हाथ उसकी जांघों पर थे। आपस में जूहे नहीं थे। उसकी पीठ सीधी थी, न तो सिर झुका हुआ था और न ही किसी को घूर रहा था। मनीष का चेहरा शांत था, रक्षात्मक नहीं था, और एक ऐसे व्यक्ति का कोई संकेत नहीं था जो एक गंभीर आरोप का सामना कर रहा था, जो जेल में उसके बाही जीवन को प्रभावित कर सकता था। जांचकर्ता का पहला सवाल सीधा था, क्या तुम जानते हो कि ऐदी रानी देवी गर्भवती है? मनीष ने सिर हिलाया। क्या तुम उसके साथ शारीरिक संपर्क में थे? मनीष ने सीधे देखा। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं छुआ। हम अलग अलग कोठरियों में हैं। 3 दरवाजे हैं, कैमरे हैं, एक निगरानी प्रणाली है, संपर्क का संभव है। अधिकारी ने सवाल करने का तरीका बदला। तो उसके शरीर में वीर्य कहाँ से आया? उस समय मनीष ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आवाज़ नीची, लेकिन साथ ही मैंने इसे वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से भेजा, स्वेच्छा से। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया और कोई समझौता नहीं था। उसने सिर एक पंक्ति छोई। अगर मैं मरने से पहले एक बार और माँ बन सकी तो मैं शांति से अपनी आंखें बंद कर लूंगी। मैंने सिर सोचा कि अगर यह सच है तो उसे मरने के बाद कुछ पीछे छोड़ने का अधिकार है। मैंने सिर उसे माँ बनने का मौका देने में मदद की। कोई इनकार नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई डर का भाव नहीं। उस कमरे में जहां सिर्फ 3 लोग थे, कुछ मिनटों तक किसी ने और कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते थे कि क्या पूछना है, बल्कि इसीलिए कि उनके सामने एक ऐसी कहानी थी जो सभी प्रबंधन श्रेणियों से परे थी, जो सही और लत की सामान्य परिभाषाओं से परे थी, और यहाँ तक कि तर्क और भावना के बीच की सीमाओं से भी परे थी। मनीष ने अपना बचाव नहीं किया। उसने सिर सच कहा, संक्षिप्त, टूटा हुआ, लेकिन टालमटोल नहीं, कि पुराने चिकित्सा गोदाम की सजाई के दिनों में उसे कुछ अप्रयुक्त आपूर्तियां मिली, जिनमें सिरिंज और नमूना बैग शामिल थे। उसने पहले चिकित्सा का अध्ययन किया था और जानता था कि ठंड की कमी की स्थिति में उन्हें अस्थायी रूप से कैसे संरक्षित किया जाए। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया और किसी ने उसे सलाह नहीं दी। लेकिन एक शांत रात में 4 आमोश दीवारों के बीच वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से दर्जनों काक के टुकड़ों का आदान प्रदान करने के बाद मनीष ने महसूस किया कि अगर किसी के पास इस मौत की जगह में जीवन बनाने का साहस नहीं है तो वह एक ऐदी, एक व्यक्ति जो अपनी बहन की रक्षा करने में विफल रहा था, वह ऐसा करेगा, प्रायश्चित करने के लिए नहीं, सिर्फ फिर से पछतावा न करने के लिए। जब रानी को बुलाया गया तो बेहोशी के बाद उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अधिकारियों को देखा, डरी नहीं, बचने की कोशिश नहीं की। जब पूछा गया कि क्या उसने मौत की सजा को टालने के लिए जानबूझकर गर्भधारण किया था, तो रानी ने अपना सिर हिलाया। मैं नियमों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैं गर्भवती हूँ तो मुझे तुरंत फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैंने कभी भी माई के लिए याचिका नहीं लिखी, कभी भी सा कम करने का अनुरोध नहीं किया और कभी भी बच्चे के पिता का नाम नहीं बताया। तो कारण क्या है? रानी ने ऊपर देखा, बिना सोचे। मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं जन्म देना चाहती हूँ। क्या तुम जानती हो कि यह जेल के नियमों का उल्लंघन है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने जीने के लिए ऐसा नहीं किया।
मैंने एक बच्चे के बदले अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे अपने लिए जीने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसे जीवन को जन्म देना चाहती थी जिसे मैं जीवन में सिर्फ एक बार अपना बच्चा कह सकूं। पूछताछ कक्ष में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, यहाँ तक कि वह अधिकारी भी जिसने सैकड़ों उल्लंघन रिपोर्ट लिखी थी। अनगिनत कैदियों को रोते, भीख मांगते या यहाँ तक कि सजा से बचने के लिए दूसरों पर झूठा आरोप लगाते देखा था। इस बार सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। आंतरिक जांच एक और हाथे तक जारी रही, लेकिन सभी सवाल एक ही बिंदु पर वापस आ गए। मनीष का कोई सीधा संपर्क नहीं था। रानी को किसी से कोई मदद नहीं मिली। किसी ने भी नियमित समय के बाहर कोठरी का ताला नहीं खोला। कैमरे ने कोई उल्लंघन दर्ज नहीं किया। सब कुछ साफ था। अंतिम निष्कर्ष के अनुसार यह घटना एक सहज, गैर मानक कार्य था जिसमें व्यक्तिगत भावनात्मक कारक शामिल थे, लेकिन इससे शिविर में कोई गंभीर सुरक्षा परिणाम नहीं हुए। 19 पन्नों की एक रिपोर्ट जेल प्रबंधन विभाग को सौंपी गई, लेकिन अंतिम पाठक सिर आयल के अंत में हाथ से लिखी 3 पंक्तियों पर रुका। ऐदी रानी देवी स्वीकार करती है कि वह जीने के लिए नहीं, सिर्फ जन्म देने के लिए भीख मांग रही है। मां के अधिकारों की मांग नहीं कर रही है, सिर्फ मरने से पहले एक बार मां बनने के लिए भीख मांग रही है। कुछ ने कहा कि यह एक बहाना था, कुछ ने कहा कि यह एक योजना थी, लेकिन मेजर लता जैसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने चुपचाप फाइल बंद कर दी और धीरे से फुसफुसाया, हम पैदा नहीं हुए हैं कि बिना कुछ छोहे मर जाएं। पूछताछ के बाद रानी के लिए वह एक पूरी तरह से अलग नगर के साथ अपनी कोठरी में लौट आई। अब वह एक स्मिरेन्या नहर नहीं थी, न ही कोयले की तरह ठंडी नहर, बल्कि एक बुझती हुई मोमबत्ती से एक बेहोश प्रकाश की तरह जो अभी भी एक आखिरी बार जलने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ एक अजन्मे बच्चे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। रोहिणी जेल एक बंजर, हवादार भूमि के बीच में स्थित है। हर बार जब बारिश होने वाली होती है तो आसपास का वातावरण लोहे के दरवाहों के दरारों से होकर गुजरने वाली हवा के झोंकों से घना हो जाता है, जो ऐद आत्माओं की लंबी सांसों की तरह सीटी बजाती है। उस 9 मई की रात किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस जगह पर सिर जंजीरों की खनक और ठंडे दमों की आवाज़ होती थी, वहां एक नए जीवन के पहले रोने की आवाज़ गूंजेगी, जो स्वतंत्रता से नहीं बल्कि अंत तक जीवित रहने की इद से पैदा हुई थी। उस समय सुबह के 2:14 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और महिला मृत्युदंड विंग की नालीदार लोहे की छत पर काले बादल घूम रहे थे। शिविर की बिजली टिमटिमा रही थी, कभी कभी बंद हो जाती थी और ट्रांसफार्मर स्टेशन के पास बिजली गिरने से आंतरिक सार्वजनिक पता प्रणाली में बाधा आ रही थी। एक रात जब हर किसी को शांति से सोना चाहिए था, लेकिन सेल नंबर 9 में रानी देवी पेट में ते ऐंठन के कारण झुक रही थी, कराह नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, सिर एक पतले कंबल के किनारे को कसकर पके हुए थी। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे नहाया हो, भले ही बाहर का तापमान सिर्फ 22 डिग्री था। दर्द नियमित अंतराल पर ऐंठन के साथ आता था। रानी जानती थी, वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। गर्भ 34वें हत्ते में प्रवेश कर चुका था, उम्मीद से पहले, और अब वह प्रसव में थी। कोई प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहीं था, कोई भ्रूण की हृदय गति की निगरानी नहीं थी, कोई परिवार का सदस्य नहीं था, और कोई भी मृत्युदंड की सांप आने वाली ऐदी के बीच में एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। सब कुछ एक अप्रत्याशित तूफान की तरह आया, ठीक उसी तरह जैसे महीनों पहले उसके शरीर के अंदर गुप्त रूप से जीवन ने आकार लिया था। उसने दरवाजे पर 3 बार हल्की
लेकिन तेही से दस्तक दी। रात की पाली की ड्यूटी पर मौजूद महिला अधिकारी का नाम वीणा था, जिसे 6 महीने से भी कम समय पहले शिविर में स्थानांतरित किया गया था। उसने लाल अलार्म लाइट को चमकते देखा और तुरंत जांच करने के लिए दौड़ी। जब उसने छोटा सा हवा का झरोखा खोला तो टॉर्च की रोशनी अंदर गई और उसने रानी को सिकुआ हुआ लेटा देखा। उसके पैरों के नीचे ऊन फैला हुआ था। मेडिकल। वीणा अपनी पाली में पहली बार चिल्लाई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपना वॉकी टॉकी गिरा दिया। ड्यूटी पर मौजूद कमांड स्टाफ। एक आपातकालीन आदेश सक्रिय किया गया। 8 मिनट के भीतर रानी को शिविर के पुराने मेडिकल रूम में ले जाया गया। एक कमरा जो कभी भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था, अब अस्थायी रूप से सिर्फ एक लोहे के बिस्तर, एक दवा कैबिनेट और एक बेहोश पीली रोशनी के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। उस दिन ड्यूटी पर मौजूद सैन्य डॉक्टर कैप्टन सिंह ने जल्दी से दस्ताने पहने, रक्तचाप की जांच की और फिर रानी के पेट पर अपना हाथ रखा। भ्रूण की हृदय गति अभी भी थी, लेकिन बच्चा उल्टा था। गर्भाशय ग्रीवा खुल गया था। अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वे एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे क्योंकि शिविर से बाहर जाने वाली सख में पानी भर गया था। बिजली गिरने से बाहरी संचार प्रणाली पंगु हो गई थी। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, शिविर में ही जन्म देना। रानी ने अपने होंठ इतने ओर से काटे कि ऊन बहने लगा। कोई कराह नहीं, कोई भीख नहीं, सिर्फ उसकी आंखें छत की ओर थीं। वे आंखें जिन्होंने कभी मौत को करीब से देखा था, अब फिर से चमक उठीं, जैसे कि एक ऐसी रोशनी को गले लगा रही हों जिसे कोई नहीं देख सकता था। सिंह ने अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखे। एक बूर्ग नर्स जिसका नाम कमला था, जो कभी एक इला अस्पताल में दाई के रूप में काम कर चुकी थी, बिस्तर के पास खड़ी थी और रानी के पसीने को एक पुराने कई बार धोए हुए तौलिए से पोंछ रही थी। और लगाओ, बच्चा इंदा है, तुम इंदा हो, कमला ने रानी के कान में फुसफुसाया। एक ऐसा वाक्य जो वह नहीं जानती थी कि यह गर्भवती मां के लिए था या गुद के लिए। दर्द 3, 11 बजे फट पा। बाहर बारिश इतनी तेजी से हो रही थी जैसे कि वह हर दूसरी आवाज को मिटा रही हो। उस छोटे से कमरे में रानी ने अपनी बची हुई सारी तात लगा दी। उसके हाथ लोहे के बिस्तर के फ्रेम को कसकर पके हुए थे। उसका पूरा शरीर एक टूटने वाले आगरी धागे की तरह तन गया था। उसने पर्याप्त नहीं खाया था, पर्याप्त आराम नहीं किया था। उसके पास कोई दर्द निवारक नहीं था, कोई प्रसव प्रेरक इंजेक्शन नहीं था और नहीं कोई प्रोत्साहन के शब्द थे। लेकिन उसके पास एक जीत थी, कुछ ऐसा जो कोई उससे नहीं छीन सकता था। यह विश्वास कि उस बच्चे को जीना होगा। और फिर हवा के झोंके और पुराने मेडिकल रूम में धातु के टकराने की आवाज के बीच एक रोने की आवाज गूंजी, ऊंची सा, जैसे कि वह उस सभी उदासी की परतों को फाड़ रही हो जिसने महीनों से जेल को ढक रखा था। एक बच्चे के रोने की आवाज जो अभी तक बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जो एक माँ की तात से पैदा हुआ था, जो कभी मौत के कगार पर खजी थी। पूरा मेडिकल रूम आमोश हो गया। सिंह ने बच्चे को पक्का ऊन सा किया और लक्के की पीठ पर हल्के से थप्पड़ पाया। 2, 5 किलो, गुलाबी त्वचा, बंद आंखें, दोनों मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं, जैसे कि वह उस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था जिसमें वह अभी अभी आया था। रानी मुस्कुराई, बिना आवाज के, बिना एक आंसू के, लेकिन यह महीनों में उसकी पहली सच्ची मुस्कान थी, जो सिर्फ अपना सिर झुकाकर सहा का इंतजार कर रही थी। लक्का है, उसने फुसफुसाया। लोगों ने बच्चे का नाम पूछा।
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आकाश, एक साधारण नाम, लेकिन दो आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए पर्याप्त भारी। आकाश, क्योंकि वह एक लड़का था, और शांति, वह चीज थी जो उसकी मां के जीवन में कभी नहीं थी। जन्म के बाद रानी की पट्टी की गई और उसके रक्तचाप की लगातार निगरानी की गई। बच्चे आकाश को एक स्टेनलेस स्टील के बिस्तर में अपनी मां के बगल में रखा गया। कोई गर्म कंबल नहीं, कोई ताहे फूल नहीं, कोई इंतहार करने वाला रिश्तेदार नहीं, लेकिन जीवन स्पष्ट रूप से पूरी तरह से मौजूद था, ठीक उस जगह के बीच में जहां कभी सिर अंधेरा, हवा की आवा और अंतिम सा का इंतहार था। उस रात के रोने को किसी ने चमत्कार कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर कोई जानता था कि उस दिन से जेल का मेडिकल रूम अब सिर्फ दवा बांटने की जगह नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक बच्चा पैदा हुआ था, एक मौत की सजा पाने वाली ऐदी द्वारा जो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसने सिर्फ मां बनने के लिए अपनी आविरी बची हुई जिंदगी से लाई लाई थी। भारी बारिश की रात के बाद पहली सुबह रोहिणी में आसमान अजीब तरह से साफ था। लोहे के दरवाहों के दरारों से सूरज की पतली किरणें चमक रही थीं, जो ब्लॉक टी के गलियारे में धुंधली दूधिया रोशनी की लकीरें बना रही थीं। पुराने मेडिकल रूम में, जहां जेल के इतिहास में एक अभूतपूर्व जन्म हुआ था, एक महिला अपने बच्चे को अपनी बाहों में पके हुए थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक दुर्लभ चमक थी, तूफान के बाद की शांति। रानी ने जन्म के बाद से कुछ नहीं कहा था। सिर बच्चे आकाश के बगल में चुपचाप बैठी थी। उसका हाथ धीरे धीरे अपने बेटे के माथे पर एक स्थिर शांत लय में फेर रहा था, जैसे कि इस दुनिया में उसके बाही बचे हुए समय के लिए उसे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, उस बच्चे की हर सांस को याद रखना जिसे जन्म देने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसी दिन जेल प्रबंधन, पुलिस विभाग और प्रांतीय लोक अभियोजक के कार्यालय को एक विशेष रिपोर्ट भेजी गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 35 के खंड 3 के अनुसार मौत की सजा पाने वाली महिला को, यदि वह गर्भवती है या 36 महीने से कम उम्र के बच्चे का पालन पोषण कर रही है, तो उसकी फांसी को स्थगित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान नया नहीं था और इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह पहले से ही ठंडी लेकिन मानवीय स्याही में लिखा गया था, जैसे न्याय और जीवन के बीच एक नाजुक अंतिम धागा। यह बच्चे आकाश के पहले रोने के 48 घंटे से भी कम समय के बाद शिविर में पहुंची। जेल अधीक्षक श्री कुमार, जिन्होंने अपने करियर में कई सबसे क्रूर सहायें दी थीं, ने रानी को महीनों के एकांत कारावास के बाद पहली बार अपने कार्यालय में बुलाया। वह धीरे धीरे छोटे दमों से चली, अभी भी एक ढीली जेल की वर्दी पहने हुए, अपने बाएं हाथ में अपने बेटे को पके हुए और अपने दाहिने हाथ में एक पुराना सूती तौलिया पके हुए, जिसे मेजर लता ने एक दिन पहले दिया था। श्री कुमार ने मुझ पर कानून की एक प्रति रखी, एक पल के लिए चुप रहे और फिर कहा, कोई दोषारोपण नहीं, कोई डांट नहीं। तुम जानती हो, कानून 3 साल से कम उम्र के बच्चे की परवरिश करने वाले किसी व्यक्ति को फांसी देने की अनुमति नहीं देता है। अगर तुम माँ जी के लिए याचिका लिखती हो, साह कम करने के लिए याचिका लिखती हो, तो तुम्हारी आयल पर विचार किया जाएगा। तुम्हारे मामले में मुझे विश्वास है कि परिणाम बदला जा सकता है। रानी ने जवाब नहीं दिया। उसने गहरी स्याही में छपे कागज को देखा, फिर अपने बेटे को देखने के लिए नीचे झुकी। एक क्षण बाद उसने ऊपर देखा और बहुत धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से हर शब्द कहा, मुझे जीने की जरूरत नहीं है।
मुझे सिर अपने बेटे के जीने की जरूरत है। पूरा कमरा खामोश हो गया। श्री कुमार ने अपनी भौहें सिकोड़ी, यह सोचकर कि वह समझ नहीं पाई, और कहना जारी रखा, कोई तुम्हें जीने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुम भीख नहीं मांगती हो तो 36 महीने बीत जाने के बाद भी सजा दी जाएगी। तुम समझती हो? रानी ने सिर हिलाया। श्री कुमार ने एक सांस छोड़ी। क्या तुम फिर से सोचना चाहती हो? तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास जीने का एक कारण है। रानी ने अपने बेटे के चारों ओर लिपटे कंबल के किनारे को कसकर पक लिया। उसकी आंखें उस लाके के चेहरे से नहीं हटी जो उसकी माँ की बाहों में सो गया था। उसकी आवाज़ कर्कश थी, जैसे कि उसके गले से लेकर उसकी छाती तक घुट गई हो। ठीक इसीलिए, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया, मैं और अधिक ननी होने के लिए जीना नहीं चाहती। मैं उसे बहा होते हुए नहीं सिखा सकती। मैं उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। मैं नहीं चाहती कि बाद में वह जाने कि उसकी माँ ने किसी को मार डाला और फिर उसकी वजह से जीने की भीख मांगी। मैं सिर्फ 6 महीने रहने की भीख मांगती हूँ। सिर्फ 6 महीने। मेरे बेटे के लिए, दूध के लिए कागी है। उसके बाद कोई और मेरी जगह ले लेगा। 6 महीने, एक दर्दनाक रूप से छोटी अवधि, लेकिन ये सब एक मौत की सा पाने वाली माँ की इच्छा हो सकती थी। चिपके रहने के लिए नहीं, माही मांगने के लिए नहीं, सिर्फ बाही बचे 180 दिनों में एक सच्ची माँ होने के लिए। मेजर लता, जिन्हें उस विशेष समय के दौरान रानी और उसके बेटे की निगरानी में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्होंने उसे अपना फैसला बदलने की सलाह नहीं दी। जब उन्होंने यह बर सुनी तो वह सिर चुपचाप मेडिकल रूम में चली गईं। रानी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं 6 महीनों के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद एकांत कारावास ब्लॉक नंबर 9 को एक विशेष कक्ष में बदल दिया गया, जिसमें गर्भवती माताओं के लिए एक विशेष चिकित्सा देखभाल व्यवस्था बनाए रखी गई। रानी को हर सुबह अपने बेटे के साथ धूप सेंकने के लिए 15 मिनट के लिए आंगन में बाहर जाने की अनुमति थी। 2 महिला अधिकारियों की कड़ी निगरानी में कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आता था। बाहर किसी को भी मौत की सज्जा पाने वाली ऐदी से पैदा हुए बच्चे के बारे में नहीं पता था, लेकिन हर दिन मौत की सजा के विंग में आकाश के रोने की आवाज़ गूंजती, एक परिचित ध्वनि बन जाती, एक अजीब गवाही के रूप में कि जीवन अभी भी अंधेरी जेल के बीच में भी पनप सकता है। रानी ने कोई डायरी नहीं लिखी, किसी को कोई पत्र नहीं भेजा, सिर्फ एक पतली नोटबुक थी। हर दिन वह कुछ छोटी संक्षिप्त पंक्तियां लिखती थी। आज बेटे ने 110 मिलीलीटर दूध पिया, कम रोया, एक बार मुस्कुराया, या उसने मेरी उंगली पकना शुरू कर दिया है। और विशेष रूप से जन्म के 87वें दिन रानी ने एक पंक्ति लिखी जो सबसे ज़्यादा गहरी थी। उसने माँ कहा, अभी तक सांस नहीं है, लेकिन यह जीवन का पहला शब्द है। यह उसके लिए सब कुछ था, किसी और कारण की जरूरत नहीं थी। रोहिणी में मार्च आमतौर पर देर से ठंडा होता है। हवा अभी भी जेल के गलियारों से होकर गुजरती है। ड्यूटी पर मौजूद गार्डों के मोटे कोट में घुस जाती है, लेकिन उस सुबह हल्की ठंड में जेल के साइड गेट के सामने एक छोटी सी कार रुकी। कोई सायरन नहीं, कोई चमकती रोशनी नहीं, कोई जल्दबाजी वाले दम नहीं। सिर्फ एक पुरानी पिकअप ट्रक थी जो लम्हा से उत्तर की ओर 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा से लाल धूल से ढकी हुई थी। वह कार किसी ऐदी को ले जाने के लिए नहीं आई थी, न ही किसी ऐदी के मुद्दे का इंतजार करने के लिए। यह एक छोटे से जीवन को उस जगह से दूर ले जाने के लिए आई थी जहां वह पैदा हुआ था, किसी आदेश के तहत नहीं।
बल्कि एक माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार जो अपने जीवन के अंत के करीब थी। रानी 3 हाथों से इस दिन की तैयारी कर रही थी। हर सुबह धूप सेंकने के बाद वह अपने बेटे को एक छोटे से पत्थर के चबूतरे पर बैठाती और उसे उन चीहों के बारे में बताती जो वह देखेगा। वहां एक बड़ा घास का मैदान है, सुबह मुर्गे की बांग है, चाची और चाचा हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, और खिड़की के पास एक छोटा सा बिस्तर है। तुम हर रात वहां सोओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, लेकिन मैं हर रात तुम्हारा सपना देखूंगी। मेजर लता। जिस दिन से उन्होंने रानी को अपने बेटे को दूर भेजने की इच्छा व्यक्त करते हुए सुना, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों। वह सिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एक दराज से एक पुरानी घिसी हुई नोटबुक निकाली जहां उन्होंने पहली बार एक इला अस्पताल में नर्स के रूप में अपने मामलों को दर्ज किया था। उन्होंने इसे रानी को दिया और धीरे से कहा, तुम यहाँ हर दिन वह सब कुछ लिखो जो तुम अपने बेटे को भेजना चाहती हो। बाद में कोई और तुम्हारे लिए इसे पेगा। रानी ने मना नहीं किया। अगले 21 रातों तक हर शाम जब आकाश सो जाता तो वह नोटबुक खोलती और छोटी पंक्तियां लिखती। दिन 43। तुम पलटना जानते हो। मुझे डर था कि तुम्हारी पीठ में दर्द होगा, इसलिए मैंने एक पुरानी शर्ट नीचे रख दी। तुम मुस्कुराए। या दिन 76। तुम हल्के बुहार के कारण 30 मिनट तक रोते रहे। मुझे लगा कि मेरा दिल टूट जाएगा। कोई भी पंक्ति सा का उल्लेख नहीं करती, उस पिता के बारे में नहीं बताती जिसने उसे जीवन का बीज बोने में मदद की थी। और अतीत के लिए कोई बहाना नहीं। वह नोटबुक रानी के लिए एकमात्र स्मृति थी जिसे वह अपराध बोध के बिना पीछे छोड़ सकती थी। जिस सुबह उसने अपने बेटे को विदा किया, उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान अजीब तरह से उदास था। रानी ने एक पुरानी धूसर ऊनी स्वेटर पहनी हुई थी और लता का स्कार्फ उगा हुआ था, ठंड के कारण नहीं, बल्कि अपने कांपते कॉलर को छिपाने के लिए। वह बच्चे आकाश को आंगन में ले गई, जहां कार इंतजार कर रही थी। कोई समारोह नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई हाथ हिलाने वाला नहीं, सिर्फ एक युवा अधिकारी खड़ा था। कार का दरवाजा पक्के हुए उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कि वह एक साधारण प्रशासनिक कार्य कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। बस आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा था। रानी ने एक छोटा सा बैग पीछे की सीट पर रखा, एक कच्चा कपे का थैला जिसके अंदर 3 चीजें थीं। मेडिकल रूम में माँ और बेटे की एक जल्दी में ली गई तस्वीर धुंधली थी, रोशनी कम थी, लेकिन यह रानी की मुस्कान दिखाने के लिए कागी थी। एकमात्र बार जब वह अपने बेटे को गोद में लेकर मुस्कुराई थी, एक दवा के डिब्बे के कवर से फाहे गए कार्डबोर्ड पर लिखा एक हस्तलिखित पत्र, नियमित लिखावट में उस दिन के बारे में बताना जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है और उसने अपने लिए जीवन क्यों नहीं चुना। अंत में एक मोटी पुरानी नोटबुक, पसीने और बिना पोंछे आंसुओं के निशानों से लथपथ। रानी ने झुककर अपने बेटे के माथे पर चूमा, बहुत धीरे से। आकाश रोया नहीं। उसने अपनी माँ को देखा, 2 बार पलकें झपकाईं और फिर दिन का अपना पहला वाक्य कहा, माँ मैं अच्छा रहूंगा। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह बोलती तो वह रो पती, और वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे आखिरी बार आंसू बहाते हुए देखे। एक ऐसे दिन जो सबसे कोमल होना चाहिए था। उसने इस कार के किनारे को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए जब तक कि खून नहीं बहने लगा, लेकिन उसका चेहरा स्थिर रहा, कांप नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति अंत तक नुकसान को स्वीकार कर लेता है तो अपने बच्चे को विदा करना भी एक कोमल इशारा बन सकता है। जब कार चलने लगी तो रानी स्थिर खड़ी रही, पीछे नहीं भागी,
पीछे नहीं मुई। बच्चे आकाश ने पीछे की खिड़की से देखा, अपनी माँ को दृष्टि से ओझल होते हुए देखा। हाथ नहीं हिलाया, रोया नहीं। उसने अपनी उंगली को शीशे पर छुआ, जैसे कि वह एक ऐसे चेहरे को पकना चाहता हो जो स्मृति से भी परे किसी स्मृति से संबंधित हो। कार एक मोह के बाद गायब हो गई। सिर थोड़ी सी बिना जमी धूल बची थी। रानी अभी भी वहीं खई थी। उसकी बाहें ढीली थीं, उसकी आंखें आली थीं, जैसे कि वह अपने दिमाग में आखिरी बार यादों के हर पन्ने को पन्ने रही हो। मेजर लता ने आगे भागकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रानी मुई। जेल में प्रवेश करने के बाद पहली बार उसने एक ऐसा वाक्य कहा जो उसके बेटे के लिए नहीं था, नहीं गुद के लिए। मैडम, मेरा काम हो गया। लता ने सिर हिलाया, यानी पूछा कि हो गया का क्या मतलब है। वह जानती थी कि उस माँ के लिए आज का दिन अंत नहीं था, बल्कि एक अलग जीवन की शुरुआत थी। एक ऐसी जगह पर जहाँ बच्चा बा होगा, जंजीरों के निशान के बिना। उस जगह को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा जहाँ वह पैदा हुआ था। एक मेडिकल रूम जो हवा और ऊन से ढका था। एक सुबह बिना हवा, बिना बारिश, बिना किसी असामान्य संकेत के। सिर अप्रैल की शुरुआत में एक देर से धुंधली और सामान्य से अधिक आमोश सुबह। रोहिणी जेल उस दिन सामान्य रूप से काम कर रही थी। जांच, हायरी, नाश्ते का वितरण, कंक्रीट के कर्ज पर सैन्य जूतों की एक समान आवाज़। लेकिन ब्लॉक डी में तीसरे लोहे के दरवाजे के पीछे सेल नंबर 9, जहां कभी एक छोटे से जीवन का जन्मस्थान था, को सुबह 6:30 बजे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। कोई सायरन नहीं, कोई जल्दबाजी वाले दम नहीं। सिर एक परछाई को आमोशी से ले जाया जा रहा था। एक महिला जिसका नाम रानी देवी था। अपने बेटे को शिविर से भेजने के 1 महीने से अधिक समय के बाद रानी ने और कुछ नहीं लिखा। उसने माई नहीं मांगी, बाहर कोई पत्र नहीं भेजा और कोई वसीयत नहीं छोड़ी। वह शांति से रहती थी, जैसे कि उसके जीवन का पूरा उद्देश्य उस सुबह समाप्त हो गया था जब उसने अपने बेटे को उस कार पर विदा किया था जिसे किसी ने हाथ नहीं हिलाया था। उसने प्रार्थना नहीं की, नहीं विरोध किया। जब उसे फांसी की सूचना मिली तो उसने अपना सिर झुकाया। मैं समझ गई। उसने एक रात पहले नहाया, अपनी जेल की वर्दी को मोआ और बिस्तर के हर किनारे को सांकिया। भले ही उस पर कोई और नहीं सोएगा। जब महिला अधिकारी उसे बुलाने आई तो वह पहले से ही बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, उसके होंठ कांप नहीं रहे थे। उसके हाथ में सिर 4 में मोहा हुआ एक काग का टुका था जिसे उसने मेजर लता को दिया, जो उसे अंतिम रास्ते पर ले जाने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। रानी ने रास्ते में कुछ नहीं कहा, लेकिन लता जानती थी कि वह महिला जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चल रही थी, वह मौत की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि एक बहुत तूहानी जीवन के शांत अंत की ओर जा रही थी। उसने काग को कसकर पकड़ लिया और जब तक रानी को फांसी के कमरे में नहीं ले जाया गया, तब तक उसने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। अंदर सिर एक पंक्ति थी जो नियमित, बिना सजावट के लिखावट में लिखी गई थी। धन्यवाद मैडम, मैं मरने तक पूरी तरह से मां नहीं बन पाई थी। लता घंटों बाद मेडिकल रूम में चुपचाप बैठी रही। किसी ने उसे नहीं ढूंढा, किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें उस पंक्ति पर टिकी रहीं, जैसे कि यह आभार का शब्द नहीं, बल्कि एक देह, गहरा और सुलगता हुआ घाव हो। अपने पूरे जीवन में उसने कई कैदियों को फांसी के कमरे में प्रवेश करते देखा था। कुछ रोते थे, कुछ खरोंचते थे और कुछ जीने के लिए भीख मांगते थे। सिर रानी, वह महिला
जिसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने पति को मार डाला था, जिसने जेल के बीच में एक बच्चे को जन्म देने के लिए चुपचाप एक सिरिंज के साथ खुद को गर्भवती किया था, उस दरवाजे को खोलते समय धीरे से मुस्कुराई। साहस के कारण नहीं, उदासीनता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह एक ऐसे जीवन के अंत तक पहुंच गई थी जिसमें कोई पछतावा नहीं था, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया था। रानी के जाने के 3 महीने बाद एक दुर्लभ धूप वाली दोपहर में शिविर के आंतरिक मेलबॉक्स में एक छोटा सा पार्सल आया। प्रेषक लम्हा अनाथालय था, जहां आकाश का पालन पोषण हो रहा था। कोई काग नहीं, कोई प्रशासनिक आइल नहीं, सिर्फ एक मोटा पुनर्नवीनीकरण काग का लेहा, जिसके अंदर मोम के रंगों से बनी एक टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइंग थी। एक तिरछा सूरज, एक हरे रंग की छत वाला घर, एक महिला जिसके हाथ आकाश की ओर उठे हुए थे और एक लक्का उसका हाथ पके हुए था। ड्राइंग के नीचे तहम मेहे अक्षरों में बच्चों की लिखावट में लिखा था, माँ रानी, मैंने रंग भरना सीख लिया है। लता ने बहुत देर तक ड्राइंग को देखा। उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के कोने ऐसे चुभ रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हवा में डुबो दिया हो। वह रोई नहीं। वह उस उम्र को पार कर चुकी थी जहां आंसू आसानी से बहते थे, लेकिन उसने ड्राइंग को अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, उसे कसकर पके हुए, जैसे कि एक ऐसी स्मृति के हिस्से को गले लगा रही हो जिसे कोई नहीं छू सकता था। सेल नंबर 9 को बाद में सां कर दिया गया। वहां कोई और नहीं रहता था, लेकिन एक कोने की दीवार पर अभी भी एक तय छोटी वस्तु से खरोंचे गए शब्द थे, धुंधले, लेकिन जब प्रकाश तिरछा पता था तो पीहे जा सकते थे। अगर मैं इंदा रही तो माँ शांति से मर जाएगी। लोगों ने उस पंक्ति को नहीं मिटाया। शायद वे भूल गए, या शायद किसी ने हिम्मत नहीं की। यह वहां एक निशान की तरह था, एक सहा का नहीं जो हत्या के लिए थी, बल्कि घोर निराशा में मां बनने की हिम्मत करने के लिए थी। कोई नहीं जानता कि आकाश बाद में कैसे बहा होगा। शायद उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसे जन्म देने वाली मां कौन थी। शायद उस दिन की ड्राइंग सिर एक बच्चों का खेल था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। लेकिन लता के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मौत की जगह पर जीवन को शुरू होते देखा था, वह लक सिर एक अनाथालय में एक बच्चा नहीं था। वह इस बात का सबूत था कि कभी कभी करुणा आनून की दरारों से एक धूप की किरण की तरह घुस जाती है, जो एक आत्मा को गर्म करने के लिए पर्याप्त होती है, जिसे मृत मान लिया गया था, ताकि वह एक आगिरी मुस्कान दे सके। और रानी, वह सचमुच मुस्कुराई थी। माँ किए जाने के कारण नहीं, फिर से जीने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अंत में उसने इस दुनिया को गाली हाथ नहीं छोड़ा, उसने कुछ जीवित छोड़ा, एक नई सांस और एक आत्मा का एक टुकड़ा जो आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी माँ को टेहें मेह रंगों से पुकार रहा था। मैंने इस कहानी को 3 बार से कम नहीं पा है। हर बार मुझे घुटन महसूस होती है, एक मौत की सजा पाने वाली महिला के भाग्य की त्रासदी के कारण नहीं, बल्कि एक माँ की लुभावनी तात के कारण, जो उस जगह पर एक बच्चे को जन्म देने की हिम्मत करती है जहां लोग मरते हैं। रानी देवी, कहानी की मुख्य पात्र, दया करने के लिए एक शिकार नहीं है। उसने अपने पति को मार डाला था। हाँ, यह एक निर्विवाद सत्य है, लेकिन उस अपराध के पीछे एक अनकहा दर्द था। एक यौन उत्पीड़ित बच्चा, एक असहाय माँ, एक ऐसला जिसमें कोई उसके पक्ष में नहीं था, और फिर उसने एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए चुना, स्वतंत्रता के बदले में नहीं, बल्कि एक आखिरी बार माँ बनने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस कहानी को सिर्फ एक कानूनी नजरिए से देखें तो आप सही और लत, माई या नहीं पर बहस करेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक इंसान की नहर से देखें
तो आप देखेंगे कि रानी का चुनाव भागना नहीं बल्कि बहादुरी थी। अंधेरे में एक जीवन को जन्म देने की बहादुरी और दुनिया को छोड़ने की बहादुरी, जब वह जानती थी कि उसने आखिरी रोशनी पीछे छोड़ दी है। आज के समाज में लोग आसानी से किसी व्यक्ति को सिर्फ एक सजा से आंकते हैं, लेकिन जो हम आईलों में देखते हैं वह कभी भी पूरा नहीं होता है। और कई बार जीवन को सजाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सिर सुनने की ज़रूरत होती है। वह बच्चा, छोटा आकाश, नहीं जानता कि वह एक जेल में पैदा हुआ था। वह नहीं जानता कि उसकी माँ को कभी मौत की सज़ा पाने वाली ऐदी कहा जाता था, लेकिन वह रंग भरना जानता है। वह आकाश की ओर अपना हाथ उठाना जानता है। और मुझे विश्वास है कि बाद में जब वह बड़ा होगा तो वह जानेगा कि एक माँ थी जिसने उसे अपनी पूरी जिंदगी से प्यार किया। यह कहानी बलिदान की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, न ही दया की भीख मांगने के लिए है। यह एक अनुस्मारक है कि जब भी सभी बत्तियां बुझ जाती हैं, तब भी कोई एक छोटी सी लौ जलाने के लिए चुनता है, अपने लिए रास्ता रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को गर्म करने के लिए जो आगे बढ़ेगा। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आत्मा की सुंदरता चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कहानियों को फैलाना जारी रख सकें जो हमें खुद को देखने पर मजबूर करती हैं। और अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए रुकने पर मजबूर किया है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें